सोल लैंड 3 के लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा कि जी शिए ने क्लोन और लाइट ड्रैगन स्टॉर्म से जोरदार हमला किया, लेकिन छात्र नंबर 2 ने टांग संप्रदाय की गुप्त कला से सब पलट दिया और 5 मिनट में निर्णायक जीत हासिल की। ये मुकाबला श्रेक एकेडमी के छात्र की असली दबदबे वाली ताकत दिखा गया, जहां जी शिए की हार अपमान नहीं बल्कि शक्ति का अंतर थी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये वास्तव में ठीक इसी तरह घटित हुआ। छात्र नंबर 1 की आंखों में चमक आ गई और उसका पहला आत्मा वलय जगमगा उठा। उसने हाथ आसमान की ओर उछाला और उसकी हथेली के पास प्रकाश का एक आभासी गोला प्रकट हुआ। नीले, हरे और सफ़ेद प्रकाश की धाराएं उसकी उंगलियों के चारों ओर नाचने लगीं। उसने कुछ मंत्रोच्चार किया और उस गोले से एक उभार बाहर निकलने लगा। जमीन को छूते ही वो एक विशाल आभासी शिकारी कुत्ते में बदल गया। उस कुत्ते का शरीर लपटों की माला से घिरा हुआ था और जैसे जैसे पीला और नारंगी रंग और अधिक प्रखर और उग्र होता गया, उसका आकार धीरे धीरे शेर जैसा लगने लगा। हालांकि वो शेर प्रजाति के आत्मा पशुओं से छोटा था, फिर भी उसका रौब काफी दबदबा भरा था। एक लायन मैस्टिफ? क्या ये कोई आत्मा कौशल है या फिर स्पिरिट सोल? तांग वुलिन विस्मय में डूब गया। क्या ये किसी समनिंग टाइप मार्शल सोल का रूप है? लेकिन ये लायन मैस्टिफ ऐसा नहीं लगता जिसे कोई सोल एल्डर बुला सके। लायन मैस्टिफ ने आकाश की ओर गर्जना लगाई और उसकी शक्ति की घोषणा से हवा तक कांप उठी। उसकी निगाहें गू युए पर टिक गईं। उसकी हत्या इच्छा लगभग ठोस रूप ले चुकी थी। साकार हो। छात्र नंबर 1 ने उंगली से इशारा किया और प्रकाश की किरणें उस पशु के शरीर में समा गईं। पल भर में लायन मैस्टिफ का शरीर और भी भौतिक हो गया। लिटिल लायन, जाओ। छात्र नंबर 1 पूरी तरह गू युए को हराने पर तुला था। बिजली की चमक की तरह लायन मैस्टिफ उस पर झपट पड़ा। उसके पास 3 बैंगनी आत्मा वलय हैं, यानी उसके पास सिर्फ एक स्पिरिट सोल है। चूंकि बुलाए गए पशु का नाम है, शायद वही उसका स्पिरिट सोल हो। तांग वुलिन ने पहले कभी किसी को अपने स्पिरिट सोल को मुख्य युद्ध साधन के रूप में इस्तेमाल करते नहीं देखा था, लेकिन श्रेक एकेडमी में ये कोई बहुत अजीब बात नहीं थी। ये नहीं था कि गू युए हाथ पर हाथ धरे खड़ी रही जब उसका विरोधी तैयारी कर रहा था। उसने नियंत्रित लय में अपने हाथ हवा में घुमाए और उसके तीनों चमकते आत्मा वलय उसके चारों ओर घूमने लगे। फिर उसकी लय बदल गई। तीनों आत्मा वलय एक साथ जगमगा उठे, हल्के से कंपन करते हुए। वो कौन सा आत्मा कौशल प्रयोग कर रही थी, इसका किसी को अंदाजा नहीं था। नीली रोशनी की एक चमक में गू युए ने अपनी हथेली में आधे मीटर व्यास की एक बर्फ की गेंद बना ली। उसने उसे बार बार थपथपाया और हर वार के साथ जमी हुई जल गेंद कांप उठी। लायन मैस्टिफ उसकी ओर दौड़ा। जैसे जैसे उसकी गति बढ़ी, उसका फर जलते हुए उल्का पिंड की पूंछ जैसा दिखाई देने लगा। फिर भी गू युए पूरी तरह ऊबी हुई लग रही थी। उसके लिए ये बस एक झंझट भर था। जैसे ही वो करीब आया, उसने बर्फ की गेंद उसकी ओर उछाल दी। उसका अगला कदम क्लास 0 के लिए पूरी तरह समझ से बाहर था। गू युए लायन मैस्टिफ की ओर पीठ किए तांग वुलिन की तरफ चलने लगी। वो कर क्या रही है? जब लगभग सभी लोग स्तब्ध रह गए, तब लायन मैस्टिफ ने अपना जबड़ा फैलाया और तपता हुआ सुनहरा लाल अग्निगोला दाग दिया। लेकिन आग और बर्फ की मुठभेड़ ने एक अद्भुत दृश्य रच दिया। बर्फ की गेंद फटकर अनगिनत बर्फीले शूलों में बदल गई, जो सभी लायन मैस्टिफ की ओर बढ़े। लोगों के जबड़े तब खुले के खुले रह गए जब वो प्रक्षेप्य उड़ते उड़ते ठंडी नीली रंगत से गहरे हरे रंग में बदल गए। उसी समय उनमें से 1/3 चांदी की चमक में गायब हो गए और अगले ही पल छात्र नंबर 1 की नाक के ठीक सामने प्रकट हो गए। ये अत्यंत नुकीले शूल उसके चारों ओर गुंबद की तरह फैल गए और तुरंत हमला कर बैठे। खराब बात, ये उसका पहली बार ऐसा अनुभव था, क्योंकि उसने अपनी पूरी प्राथमिकता लायन मैस्टिफ के आक्रमण को मजबूत करने में लगा दी थी। उसने अपनी रक्षा पूरी तरह खुली छोड़ दी थी। कुछ हरे पवन शूल टकराते ही पिघल गए, लेकिन सभी नहीं। हवा के झोंकों की सहायता से शेष शूल घूमते हुए लायन मैस्टिफ की ओर लौटे और उसे भीषण प्रहार सहना पड़ा। लायन मैस्टिफ दहाड़ा, उसकी लपटों की परत फीकी पड़ गई और उसका शरीर पारदर्शी होने लगा, और फिर वो गायब हो गया। लड़ाई समाप्त हो गई। छात्र नंबर 1 के छिदने से पहले शेन ई बीच में कूद पड़ी और उसे बचा लिया। वो काफी भाग्यशाली था, वरना वो सुइयों का पुतला बन चुका होता। शेन ई शुरू से ही छात्र नंबर 1 की जीत को लेकर आशावादी नहीं थी, और सच ही था, गू युए के तत्वों पर नियंत्रण ने उसे पूरी तरह दबा दिया।
आखिरकार वो ऐसी व्यक्ति थी जिसे सिल्वर मून दुलुआ ने स्वयं मान्यता दी थी। ये स्वाभाविक था कि गु युए, वो लड़की जिसने एल्डर काई की चंचल निगाह खींची थी, विजयी होगी। हालांकि शेन ई को भी उम्मीद नहीं थी कि मुकाबला इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। लड़ाई के आधिकारिक अंत तक गु युए तांग वुलिन के पास खड़ी थी, हमेशा की तरह शांत। चूंकि रात उतर चुकी थी, उसने त्वरित विजय का फैसला किया था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि गु युए को 10 पूरे अंक मिले, जिससे उसका कुल स्कोर 48 हो गया। 2 परीक्षाएं शेष रहते हुए बाहरी प्रातर में प्रवेश की उसकी संभावना काफी मजबूत दिख रही थी। अंत में जू शाओयान की बारी आई। मंच पर जाने से पहले तांग वुलिन ने उसके कान में कुछ शब्द फुसफुसाए। उसने चौंक कर सिर उठाया। सच में ऐसे? तांग वुलिन ने भौहें उठाई, होठों पर हल्की मुस्कान। बस आजमा कर देखो, अब तुम्हारी बारी है। ठीक है, जू शाओयान ने सिर हिलाया। उसे अपने ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं था। क्लास 0 के छात्रों में वो निस्संदेह सबसे कमजोर थी। टीम लड़ाइयों में अपनी नियंत्रण क्षमताओं से सहायता करना तो संभव था, लेकिन एक की लड़ाई उसके लिए लगभग असंभव थी। अपनी कमजोरियों की भरपाई करने के लिए उसने अपने भाई से भी अधिक अपनी ताकतों पर ध्यान दिया था, जो उनकी आई स्पीयर्स के अंतर से साफ झलकता था। जहां उसके भाई का ध्यान भेदन शक्ति पर था, वहीं जू शाओयान की आई स्पीयर पूरी तरह जमाने पर केंद्रित थी। वास्तव में तांग वुलिन की साधना योजना ने उसकी विशेषताओं को पूरी तरह निखार दिया था। इसलिए ये परीक्षा उसके लिए किसी भी तरह अधिकानुकूल ही थी। दिन हो या रात, कोई फर्क नहीं पड़ता था। सौभाग्य से जैसे ही उसने अखाड़े में कदम रखा, वो शांत हो गई। 3 वर्षों के टीम युद्ध अनुभव के बाद जू शाओयान ने अपनी भावनाओं पर काफी नियंत्रण पा लिया था। इसके अलावा वो अपने कप्तान जितनी ही चालाक भी थी। उसका प्रतिद्वंद्वी था मजबूत काया वाला युवक, छात्र नंबर 6। शुरू करो, शेन ई ने तुरंत घोषणा की। जू शाओयान के चारों ओर 2 पीले आत्मावलय प्रकट हुए, जिससे वो और भी कमजोर और दयनीय लग रही थी। अपने हाथों में वस्तु संभालते हुए वो लड़खड़ा गई। उसके प्रतिद्वंद्वी ने भी अपने आत्मावलय छोड़े, लेकिन जब उसने उसे लगभग गिरते देखा तो वो हिचकिचाया। उसके सामने खड़ी दुर्बल सी छोटी लड़की का दृश्य बेहद अटपटा लग रहा था। हालांकि जू शाओयान ने अपने आत्मावलय छोड़ने के बाद अपना स्टाफ पकड़ा हुआ था, लेकिन उसके दाहिने हाथ में एक जेट काला हथौड़ा भी था। दूर से कोई उसे ठीक से देख नहीं पा रहा था, फिर भी उसका भारीपन साफ महसूस हो रहा था, क्योंकि उसे संतुलन बनाए रखने के लिए अपने स्टाफ का सहारा लेना पड़ रहा था। ये सब क्या चल रहा है? क्या ये कोई सोल डिवाइस है? लेकिन इस परीक्षा में तो वे निषिद्ध हैं। शेन ई ने एक पल जू शाओयान को घूर कर देखा, लेकिन अंततः चुप रही। कारण साफ था, क्योंकि वो सोल डिवाइस नहीं थी, क्योंकि उसमें जरा सी भी आत्मा ऊर्जा की तरंग नहीं थी। जब जू शाओयान का पहला आत्मा वलय चमकता रहा, तो उसके सामने एक विशाल बर्फ का पहिया प्रकट हो गया, जिसका व्यास कम से कम 1/3 मीटर था। फिर उसने हथौड़े को उस पर कसकर बांध दिया। उसने बर्फ के पहिए को हवा में तैराया, जो अतिरिक्त भार के कारण इधर उधर डगमगाने लगा। संघर्ष करती बिल्ली के बच्चे की तरह दिखती हुई उसने अपना स्टाफ उठाया और उस अजीब उपकरण को अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर निर्देशित किया। उसकी हरकतें अजीब से आगे भी थीं, वे पूरी तरह विचित्र थीं। हथौड़े का भार उठाए बर्फ का पहिया नशे में रेंगते घोंगे की तरह आगे बढ़ा। ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी पल गिर पड़ेगा। क्या यही उसका हमला है? श्रेक अकेडमी के छात्रों ने अजीब भावों से इस दृश्य को देखा। भौहें सिकुड़ी हुई, नाक सिकुड़ी हुई। उन्होंने पहले भी हैरत अंगेज चीजें देखी थीं, लेकिन इतना विचित्र कुछ नहीं। ये एक अभूतपूर्व युद्ध शैली थी। क्या वो सच में इसी तरह जीतने की उम्मीद कर रही है? क्या वो खिलौना वहां तक पहुंचेगा भी? जू शाओयान ने उनकी हैरानी की बिल्कुल परवाह नहीं की। उसका दूसरा आत्मावलय चमका और उसके सामने एक बर्फ का भाला निर्जीव हो गया। 6ठे नंबर का छात्र आखिरकार आगे बढ़ा। ये समझ ही नहीं पा रहा था कि उसे हंसना चाहिए या रोना। क्या ये लड़की कोई कॉमेडियन है? ये 8वीं परीक्षा तक आखिर पहुंची कैसे? क्या उसने पिछली सारी परीक्षाएं यूं ही छोड़ दी थी? क्या इसका मतलब ये है कि वो बस औपचारिकता निभाने के लिए ये परीक्षा दे रही है? लेकिन जैसे ही उसके मन में गिलेटिन चायल का ख्याल आया, उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। नहीं, वो परीक्षा इतनी आसान नहीं थी। मैं सिर्फ उसकी नाजुक और अजीब सी शक्ल देखकर उसे कम नहीं आंक सकता। एक चमकदार रोशनी उसके चारों ओर फैल गई और उसके सामने एक धुंधली रोशनी से झिलमिलाता क्रिस्टल बॉल प्रकट हुआ। उसकी तीनों सोल रिंग्स उसके ऊपर मंडराने लगी। उपकरण मार्शल सोल क्रिस्टल बॉल। क्रिस्टल क्रिस्टल विजिलेंट, उसने जोर से चिल्लाया।
हवा में घूमते आइस व्हील की परवाह किए बिना वो बस एक धीमा खिलौना था, उससे उसे कोई खतरा नहीं था। उसकी पहली सोल रिंग चमक उठी और उसकी आंखों में सफ़ेदी छा गई। क्रिस्टल बॉल ने प्रतिक्रिया दी। अचानक शू शाओयान की आइस स्पीयर ने हवा में ही दिशा बदल ली और सीधे उस आइस व्हील की ओर उड़ गई, जो धीरे धीरे घूम रहा था। उसकी चाल काफ़ी चालाक थी। उसने शू शाओयान की ही आइस स्पीयर से उसके अपने आइस व्हील पर हमला करवा दिया। ये ठीक नहीं है। शू शाओयान का दिल जोर से धड़क उठा। अगर उसने उसे सफल होने दिया तो वो ये मुकाबला हार जाती। मजबूर होकर उसने इसी निर्णायक क्षण में अपने पट्टे खोलने का फैसला किया। बैंग! बैंगनी रोशनी उसकी आंखों में चमकी, जिसने उसके प्रतिद्वंदी को स्तब्ध कर दिया। शू शाओयान की पर्पल डेविल आइज तांग वुलिन से कमज़ोर नहीं थी। वो उसके विरोधी की मानसिक शक्ति को विचलित करने के लिए काफ़ी शक्तिशाली थी, भले ही उसकी आध्यात्मिक शक्ति मजबूत थी। आइस स्पीयर पर उसका नियंत्रण ढीला पड़ गया। शू शाओयान ने अपना स्टाफ घुमाया और आइस स्पीयर पर फिर से नियंत्रण पा लिया। 200 से अधिक आध्यात्मिक शक्ति और एक तत्व नियंत्रण प्रकार की मार्शल सोल के साथ लंबी दूरी से नियंत्रण उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी। आइस स्पीयर हवा में एक चाप बनाती हुई फिर से छठे छात्र की ओर बढ़ी। इस समय सबकी निगाहें आइस स्पीयर पर थी। किसी ने ये नहीं देखा कि ऊपर का आइस व्हील तेज हो गया था। भले ही ज्यादा नहीं, लेकिन फर्क साफ था। शू शाओयान ने अपना स्टाफ ऊंचा किया। उसके चारों ओर दिव्यता का आभा मंडल फैल गया। आकाश के वे तारे जो सदा शांत चमकते हैं, मुझे शक्ति प्रदान करें। स्टार व्हील! चमकदार तारों की रेखाएं उसके आइस स्टाफ पर उतरी, जो रूपांतरित होकर स्टार व्हील आइस स्टाफ बन गया। उसकी पहली सोल रिंग फिर से चमकी और छठे छात्र के पैरों के नीचे एक सुनहरा स्टार व्हील प्रकट हुआ। जिस क्षण शू शाओयान ने पर्पल डेविल आइज का उपयोग किया, उसने अपनी अत्यधिक भद्देपन की अभिनय भरी चाल छोड़ दी और उसकी हर हरकत बिल्ली जैसी सहज हो गई। उसकी परिवर्तित मार्शल सोल के प्रभाव में आइस स्पीयर सहित सब कुछ बदल गया। जैसे ही उसका स्टाफ स्टार व्हील आइस स्टाफ में बदला, उसका आइस व्हील और आइस स्पीयर से संपर्क टूट गया और तभी लोगों ने देखा कि छठे छात्र के सिर के ऊपर मौजूद आइस व्हील को अब उसके स्टाफ का सहारा न मिलने पर वो भारी हथौड़े के वजन से सीधे उसके सिर की ओर गिर पड़ा। उसी पल आइस स्पीयर भी उस तक पहुंच चुकी थी। हक्का बक्का छठा छात्र देखता रहा कि आइस स्पीयर उसके सामने ही प्रकट हो गई है। उसकी दूसरी सोल रिंग चमकी, क्रिस्टल बॉल से घूमती रोशनी निकली और आइस स्पीयर को तोड़कर बर्फीले कणों में बदल दिया। ये उसकी दूसरी सोल स्किल थी, डीकॉम्पोजिशन। एक तरह से शू शाओयान ने 10 उपलब्ध विरोधियों में सबसे कमजोर को चुना था। छठा छात्र एक सपोर्ट टाइप सोल मास्टर था, जो सीधे युद्ध के लिए उपयुक्त नहीं था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि वो कमज़ोर था। उसकी खासियत थी दूसरों को उन्हीं की चालों से जवाब देना। उसकी प्रवृत्तियां खतरे की चेतावनी देने लगी। उसने सिर उठाया और देखा कि घूमता हथौड़ा उसकी ओर गिर रहा है। क्या वो मुझे आइस स्पीयर से भटकाकर हथौड़े से मारना चाहती है? ये योजना कितनी अजीब है। लेकिन अगर वो हथौड़ा मुझे लग गया तो मैं भी। उसने सहज रूप से बगल में कदम रखने की कोशिश की, हथौड़े से बचने का सबसे आसान तरीका। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। उसके नीचे का स्टार व्हील चमक उठा। उसने जल्दी से अपनी सोल पावर जुटाकर तीसरी सोल स्किल एक्टिवेट करनी चाहिए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जमीन से तारों की जंजीरें निकलीं और उसे कसकर बांध लिया। सिर उठाए हुए वो भय से देखता रह गया। हथौड़ा एक झटके में उसकी आंखों के सामने आ पहुंचा। वो हथौड़ा उसे जरूर बेहोश कर देता या उसकी खोपड़ी तक तोड़ देता, लेकिन चाहे वो कितना भी संघर्ष करे, उसका शरीर हिल नहीं पाया। ये था ज्योतिष गुणधर्म वाली सोल स्किल का पूर्ण नियंत्रण। छठे छात्र के माथे से पसीने की धारें बहने लगीं। हथौड़ा उसके सिर से बस 1 इंच ऊपर आकर रुक गया। शैनी ने हथौड़ा अपने हाथ में लिया। उसे उत्सुकता से तौलते हुए शू शाओयान के सामने आ खड़ी हुई। उसके होठों पर अजीब सी मुस्कान थी। लड़की, शानदार अभिनय। शू शाओयान मीठी मुस्कान से बोली, आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद। 1000 बार परिष्कृत टंगस्टन के हथौड़े हल्के तो नहीं थे, लेकिन 2 रिंग वाले सोल मास्टर के लिए भारी भी नहीं थे। यहाँ तक कि कोई दूरमार्ग सोल मास्टर भी उन्हें पकड़कर लड़खड़ाता नहीं। शू शाओयान ने जानबूझकर भार से लड़खड़ाने का नाटक किया था, ताकि सबका ध्यान भटके और विरोधी भ्रमित हो जाए। इसी वजह से शैनी ने उसे अभिनय कहा था। अगर उसने जरा भी गलती की होती तो वो ये मुकाबला हार जाती। किसने सोचा था कि बिना कोई सोल पावर वाला सामान्य धातु का हथौड़ा ही इस मुकाबले का फैसला करेगा? स्टार व्हील शैकल्स की सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि इसमें आक्रामक शक्ति नहीं थी। इसके अलावा इसका उपयोग करते समय शू शाओयान भी खुद स्थिर हो जाती थी, यानी वो आगे कोई हमला नहीं कर सकती थी। इसीलिए तांग वुलिन ने चुपचाप अपनी एक भारी सिल्वर ब्रेसलेट रिंग उसे दी थी, जब उसने उसके कान में युद्ध प्लान फुसफुसाया था और बताया था कि टंगस्टन हथौड़े का उपयोग कैसे करना है।
उसे और कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ी। अपनी कमजोर दिखने वाली छवि का फायदा कैसे उठाना है वो सबसे बेहतर जानती थी। श्रेक एकेडमी के छात्रों के पास भले ही भरपूर युद्ध अनुभव हो, लेकिन भावनात्मक मामलों में वो काफी कच्चे थे। शू शाओयान, जो अपने परिवार के बुजुर्गों की लाडली छोटी जादूगरनी थी, ऐसे मुकाबलों में उन्हें अपनी उंगलियों पर नचा सकती थी। 10 अंक। शेशिए को छोड़कर बाकी तीनों को पूरे 10 अंक मिले। 8वीं परीक्षा के बाद तांग वुलिन के पास 60 अंक थे, गु युए के 48 अंक, शेशिए के 51 अंक और शू शाओयान के 50 अंक। 2 परीक्षाएं शेष थीं और उनके पास होने की पूरी संभावना थी। इन चारों में से केवल तांग वुलिन को आगे की परीक्षाओं की उतनी चिंता नहीं थी। इसी वजह से उसने 8वीं परीक्षा में पूरी ताकत लगा दी थी। चलो अगली परीक्षा पर चलते हैं। शैनी के दिल में जटिल भावनाएं उमड़ रही थीं। सीनियर ब्रदर के चारों शिष्य वास्तव में बेहतरीन हैं। हालांकि उनकी मार्शल सोल्स बहुत शानदार नहीं है, लेकिन जरूरी भी नहीं। आखिर हर किसी के पास शक्तिशाली मार्शल सोल नहीं होती। इस मामले में केवल गु युए अलग नजर आती है। शेशिए के पास समरूप जुड़वा मार्शल सोल्स हैं, लेकिन वे सच्ची ट्विन मार्शल सोल से तुलना नहीं कर सकते। जहां तक शू शाओयान की बात है, वो काफी सक्षम है, लेकिन उसकी क्षमताओं पर लगी सीमाएं बहुत कठोर हैं। अब तो तांग वुलिन सचमुच एक अजूबा बन चुका है। उसने 6 परीक्षाओं में पूरे अंक हासिल किए हैं। मैं उसे बिल्कुल समझ नहीं पा रही हूँ। उसकी मार्शल सोल तो साधारण सी ब्लू सिल्वर ग्रास है, लेकिन वो सुनहरी सोल रिंग, वो निश्चित ही उसकी मार्शल सोल से संबंधित नहीं है। इसके बावजूद उसे अब तक किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। पूरी परीक्षा के दौरान वो लगातार आगे बढ़ता रहा, एक के बाद एक पूरे अंक प्राप्त करता गया। हालांकि उसकी जन्मजात प्रतिभा बहुत खास नहीं है, लेकिन उसकी ताकत बेहद प्रभावशाली है। ये सिर्फ उसकी क्षमता का परिणाम नहीं है, बल्कि उसकी क्षमता और उसके स्वभाव का संयुक्त फल है। गु युए प्रतिभा और संभावनाओं में क्लास 0 के बाकी सभी छात्रों से कहीं आगे है, लेकिन समग्र शक्ति और मानसिक दृढ़ता की बात करें तो तांग वुलिन सबसे ज्यादा चमकता है और कप्तान बनने का पूरा हकदार है। सीनियर ब्रदर, आपकी समझ सचमुच अद्भुत है। मन में इन विचारों को लिए हुए शेनी चारों छात्रों को एक छोटे से कमरे में ले गए। ये कमरा अब तक के सभी कमरों से अलग था। रोशनी मंद थी, आसपास कोई भव्य सजावट नहीं थी, बस धातु की दीवारों पर टंगी एक बड़ी सी स्क्रीन थी। चारों छात्रों के मन में एक परिचित सी अनुभूति उमड़ आई। ये जगह स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म जैसी लगती है। क्या 9वीं परीक्षा भी वैसी ही है? 9वीं परीक्षा में आपका लक्ष्य है जीवित रहना, शेनी ने कहा। मुझे विश्वास है कि आप सभी पहले स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म में जा चुके हैं। ये जगह उसी जैसी है। एक अर्थ में यहाँ मौजूद सभी सोल बीस्ट वास्तविक है। यदि आप किसी को मार देते हैं और किसी बॉटलनेक पर हों, तो आप एक सोल रिंग भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, प्रवेश की तैयारी करें। शेनी ने एक बटन दबाया और दीवारों से कई धातु के कैप्सूल बाहर निकल आए। जीवित रहना? गु युए, शेशिए और शू शाओयान ने ये सुनते ही तांग वुलिन की ओर देखा। उनकी आंखों में पूरा विश्वास छलक रहा था। पिछली परीक्षा में केवल 3 अंक मिलने के बाद शेशिए काफी चिंतित था, लेकिन 9वीं परीक्षा का विवरण सुनकर उसकी सारी बेचैनी उड़न छू हो गई। उन्होंने पिछले कई वर्षों में स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म पर अनगिनत दिन बिताए थे, इसलिए इससे मिलती जुलती कोई भी जगह उनके लिए आसान ही होनी चाहिए थी, बशर्ते वे किसी उच्च स्तरीय सोल बीस्ट पर सीधे हमला न कर दें। ऐसी स्थिति में तांग वुलिन का नेतृत्व और टीम का तालमेल उन्हें शानदार ढंग से पार लगवा देता। साथ मिलकर वे अजेय थे। टीचर शेन, क्या हम ये परीक्षा एक साथ देंगे? तांग वुलिन ने पूछा। शेनी ने उसे देखा। हाँ, प्रतिभागियों की संख्या जितनी भी हो, परीक्षा सब मिलकर ही देंगे। ये परीक्षा आपके तालमेल और जीवित रहने की क्षमता दोनों को परखती है। आप सभी एक साथ आए हैं, इसलिए इसमें आपको बढ़त मिलेगी। शुभकामनाएं। धन्यवाद टीचर शेन। चारों परीक्षार्थी अलग अलग होकर धातु के कैप्सूल में प्रवेश कर गए। इसी के साथ 9वीं परीक्षा शुरू हो गई। चारों को पता नहीं था कि कैप्सूल दीवारों में वापस समा जाने के बाद 2 लोग कमरे में दाखिल हुए। उनमें से एक थी वो चिड़चिड़ी बूढ़ी महिला जिसे वे सभी भली भांति पहचानते थे, सिल्वर मून डॉलुओ। उसके साथ एक वृद्ध पुरुष था। उसकी नाक ऊंची थी, गहरी नीली आंखें धसी हुई थीं। वो लंबा चौड़ा था, कंधों तक लटकते धूसर बाल उसके अडिग आभा मंडल को और उभार रहे थे। मात्र उसकी उपस्थिति ही दूसरों पर दबाव डालने के लिए पर्याप्त थी। गुरुदेव, शेनी ने सम्मानपूर्वक उस वृद्ध का अभिवादन किया। वृद्ध ने सिर हिलाया। अब तक इन बच्चों का प्रदर्शन कैसा रहा है? काफी देर सोचने के बाद शेनी को सही शब्द मिले। वे अविश्वसनीय है। सिल्वर मून डॉलुओ हंस पड़ी।
बिल्कुल सही। वे सचमुच अविश्वसनीय है। मैंने उन्हें 5वीं परीक्षा नहीं दी थी, फिर भी कोई ऐसा है जिसने अब तक पूरे अंक हासिल कर लिए हैं। वो तांग बुलिन कमाल का है। उसका रक्तसार बहुत शक्तिशाली है, कुछ कुछ तुम्हारे जैसा झूठी। साफ साफ कहूँ तो मुझे बाकी तीनों से कोई खास मतलब नहीं, लेकिन मेरी नज़र पहले ही उस गु युए पर टिक गई है। झूशी ने उसे घूर कर देखा। इसका क्या मतलब है कि तुम्हारी नज़र उस पर है? ये मत भूलो कि वे सभी मेरे ग्रैंड शिष्य हैं, उनका तुमसे कोई लेना देना नहीं। क्या? सिल्वर मून डॉलुओं ने भौहें चढ़ाईं। क्या तुम अपनी बात से पलट रहे हो? झूशी मुस्कुराया। उसके चारों ओर की दबंग आभा कुछ कम हो गई। मैं अपनी बात से नहीं पलट रहा, मैं सिर्फ एक तथ्य बता रहा हूँ। तुम उन्हें जितना चाहो देखो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें उन्हें सौंप दूं। उन्हें खुद भी तैयार होना होगा। तुम्हें पहले गु युए से पूछना होगा कि क्या वो तुम्हारी शिष्या बनना चाहती है। अगर उसने मना कर दिया तो जबरदस्ती का कोई फायदा नहीं। बकवास। सिल्वर मून डॉलुओ गुस्से से पैर पटकने लगी। मुझे उसकी जिद्दी प्रवृत्ति पसंद है। अगर बच्चों में मजबूत इच्छा शक्ति ना हो तो वे चलते फिरते मुर्दों से अलग कैसे होंगे? उसका स्वभाव ही मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित करता है। शेनी चुपचाप एक तरफ खड़ी सब देख रही थी। इन दो बुजुर्गों के सामने बोलने की हिम्मत वो नहीं कर सकती थी। झूओशी ने कहा, इस बारे में हम परीक्षा के बाद बात करेंगे। अगर वे इस परीक्षा को पास नहीं कर पाए तो बाकी परीक्षाओं में मिले अंक किसी काम के नहीं। अप्रत्याशित रूप से सिल्वर मून डॉलुओ ने अपना गुस्सा काबू में किया और सिर हिलाया। साफ था कि वो भी 9वीं परीक्षा को बहुत महत्व देती है। गुरुदेव, वे किस स्तर की परीक्षा दे रहे हैं? शेनी ने धीमे से पूछा। झूओशी ने कुछ पल सोचा। सबसे ऊंचा स्तर। शेनी स्तब्ध रह गई। सबसे ऊंचा स्तर? ये तो वयस्कों के लिए भी पार करना मुश्किल होता है। ये तो जल्दी करो, झूओशी ने उसकी हिचकिचाहट देखकर कहा। जी। तांग वुलिन के चारों ओर स्थान मुड़ने सा लगा, लेकिन ये उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वो स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म का अनगिनत बार अनुभव कर चुका था। उसका शरीर मजबूत था और दिमाग तेज, इसलिए ये अचानक हुई अनुभूति उसे जरा भी प्रभावित नहीं कर सकी। एक चमक के साथ चारों परीक्षार्थी एक खाली स्थान में आ गए। पलक झपकते ही एक नई दुनिया उनके सामने प्रकट हो गई। क्लास 0 के चारों सदस्य एक साथ इस दुनिया में पहुंचे और नजरों का आदान प्रदान करते ही अपनी परिचित युद्ध रचना में आ गए। तांग वुलिन के पैरों के नीचे से ब्लू सिल्वर ग्रास उगाई, जो फिसलते हुए आसपास की जांच पड़ताल करने लगी। ये वातावरण स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म जैसा ही था, लेकिन यहाँ का घना जंगल कहीं अधिक प्राचीन प्रतीत हो रहा था। तो 9वीं परीक्षा हमारे जीवित रहने की क्षमता परख रही है। कमाल है, हमारे लिए इससे आसान परीक्षा और क्या हो सकती है? शिए खुशी से बोला। तांग वुलिन में हाथ उठाकर उसे चुप कराया। कुछ देर बाद उसने धीमी आवाज में कहा, ये जगह हमारी आदत की जगहों से अलग है, कम से कम शुरुआती स्तर से तो जरूर। मैं एक बार शिक्षक वू के साथ इंटरमीडिएट स्तर पर गया था और यहाँ के पौधे पेड़ उसी जैसे हैं। मत भूलो, ये अभी भी श्रेक अकेडमी की प्रवेश परीक्षा है। टीचर शेन ने कहा था कि हमें जीवित रहना है, लेकिन ये नहीं बताया कि कितनी देर तक। हमें सावधान रहना होगा। अगर मेरा अंदाजा सही है और ये जगह इंटरमीडिएट स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म जैसी है, तो हमें बहुत से 1000 वर्षीय सोल बीस्ट मिल सकते हैं, शायद 10,000 वर्षीय भी। 10,000 वर्षीय सोल बीस्ट? इतना सुनते ही उसके तीनों साथी गहरी सांस लेने लगे। शू श्याओयान ने धीमे से कहा, कप्तान, अगर मैं रैंक 30 तक ब्रेक थ्रू कर लूं तो क्या मैं यहाँ सोल रिंग हासिल कर सकती हूँ? अगर कोई 10,000 वर्षीय सोल बीस्ट हो तो? ऐसा सोचना भी मत, तांग वुलिन ने भौहें से कोड़ी। तुम्हारी मौजूदा क्षमताओं के साथ न तो तुम 10,000 वर्षीय सोल रिंग अवशोषित कर सकती हो और न ही ऐसे सोल बीस्ट को मार सकती हो। ये तुम्हारी तीसरी रिंग है। आमतौर पर सोल मास्टर रैंक 50 पर पहुंचने के बाद ही 10,000 वर्षीय सोल रिंग प्राप्त करते हैं। तुम्हारा शरीर उतना मजबूत नहीं है, इसलिए ऐसी इच्छाएं मत पालो, वरना समस्या हो सकती है, जैसे उस समय हुई थी जब मैंने अपनी स्पिरिट सोल को 1000 वर्षीय स्तर तक विकसित किया था। उसकी आवाज में छिपी गंभीरता सुनकर शू श्याओयान ने जीभ बाहर निकाली। समझ गई। तांग वुलिन ने कहा, चलो पहले हमें कोई ऊंची जगह ढूंढनी चाहिए जहां से पूरे इलाके का जायजा लिया जा सके। एक बार अच्छी दृश्य सीमा मिल जाए तो हम आराम करेंगे और पिछली परीक्षाओं में खर्च हुई ऊर्जा की भरपाई करेंगे। ठीक है। चारों सावधानी से आगे बढ़े। गु युए ने टोकी का काम संभाला और हवा के पक्षियों को आसपास की झाड़ियों में भेजा। दूसरी ओर तांग वुलिन अपने नजदीकी क्षेत्र पर नजर रखे हुए था। जब हवा के पक्षियों को कुछ भी असामान्य नहीं मिला, मानो ये बस एक साधारण जंगल हो, तो तांग वुलिन ने इस पर जरा भी भरोसा नहीं किया। आखिर ये श्रेक की परीक्षा थी। कुछ देर बाद वे एक पहाड़ी पर पहुंचे जहां से दूर दूर तक साफ दिखाई देता था। तांग वुलिन ने अपने संग्रह उपकरण से भाप में पके हुए बन निकाले और सबको बांट दिए। खाने के बाद उन्होंने बारी बारी से आराम किया। चारों ओर पूरी शांति थी, मुसीबत का नामो निशान नहीं था। 2 घंटे बाद वे पूरी तरह तरोताजा हो चुके थे।
कप्तान, कुछ तो गड़बड़ है, शिए ने धीमी लेकिन घबराई हुई आवाज में कहा। 2 घंटे हो चुके हैं, फिर भी हमें एक भी सोल बीस्ट नहीं मिला। क्या आपको कुछ अंदाजा है कि आखिर हो क्या रहा है?